नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा वीडियो है वो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। फ्रांस की क्रांति एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया के और हर स्टेट के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। कोई सा भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें इन क्रांतियों से संबंधित क्वेश्चन नहीं आता हो। रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और चूँकि आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, हर एग्ज़ाम के लिए बैंक, पीओ, रेलवे, सब में फ्रांस की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आता है। अभी जो है ये सेकंड ग्रेड के वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। और इसे जितना मैं इसको शॉर्ट में कर सकता था उतनी मैंने कोशिश की है। इसलिए आप इस वीडियोस को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। इससे ज़्यादा आप शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की है कि कम से कम टाइम के अंदर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मैटर अवेलेबल कैसे करवा सकता हूँ। फ्रांस की क्रांति का एक नेक्स्ट वीडियो और बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10-15 मिनट का ये होगा और इतने टाइम का दूसरा वीडियो होगा। और इस क्रांति के वीडियोस में से सेकंड ग्रेड एसएसटी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो 100% आता ही है, ये श्योर है। मैंने जो हिस्ट्री का सिलेबस है सेकंड ग्रेड एसएसटी का वो आपके सामने शुरू में रखा था एक बार। और पिछले सालों का जो आया हुआ पेपर है वो भी आपके सामने रखा था कि देखिए किस प्रकार से हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आइए हम बात करते हैं आज फ्रांस की क्रांति के बारे में। देखिए इसके बाद में मैं एक डिटेल में इन पर वीडियोज़ और बनाऊंगा, वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग होंगे और कम से कम 1 घंटे के वीडियो होंगे। तो कभी अगर आपको लगे कि हमें डिटेल में भी देखना है तो आप बाद में देख सकते हैं, लेकिन जो काम की चीज़ है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो यही है। देखिए फ्रांस की क्रांति, आप जानते हैं कि फ्रांस कहाँ है। यूरोप महाद्वीप का एक बहुत ही सुंदर सा देश है फ्रांस। नेपोलियन का फ्रांस, सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है फ्रांस को। देखिए फ्रांस जो है इसकी क्रांति हुई थी 1789 में। तो फ्रांस की क्रांति, ये पहला पॉइंट आपके लिए हो गया कि इस क्रांति कब हुई थी, 1789 में। अच्छा, इसके अलावा हम और चीज़ें पढ़ेंगे कि उस समय की स्थिति क्या है। तो देखिए उस समय की स्थिति ये है कि फ्रांस के अंदर निरंकुश राजतंत्र था। निरंकुश राजतंत्र से मतलब होता है कि देवीय सिद्धांत, राजा का देवीय सिद्धांत। देवीय सिद्धांत क्या होता है कि राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है कि मुझे ईश्वर ने आप लोगों पर शासन करने के लिए भेजा है और मैं जो आपको कह रहा हूँ वही कानून है, वही सत्य है, वही नियम है। उसे कहा जाता है निरंकुश राजतंत्र, राजा की देवीय शक्ति का सिद्धांत। तो फ्रांस में यही था। दूसरा क्वेश्चन आपके ये बन सकता है कि उस समय किस वंश का राजन था, किस वंश का राज था। तो बुर्बन वंश जो है इसका उस समय शासन था। जैसे हम पढ़ेंगे लुई 15, लुई 16। तो ये एक वंश होता है कि किस वंश के हैं। बुर्बन वंश का राज था यहाँ पे। उस समय आपके सामने एक पॉइंट आ सकता है, एक नाम आ सकता है कि स्टेट्स जनरल क्या थी। तो देखिए ये एक प्रतिनिधि सभा थी जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करती थी और जनता ही चुनाव करके इनको भेजती थी। हालांकि इसको इतनी वेरिएशन, इतनी महत्ता नहीं दी जाती थी, लेकिन यही जो प्रतिनिधि सभा है यही आगे जाकर के फ्रांस की क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करूं तो 1885 के अंदर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ था, अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए कांग्रेस का जन्म किया, लेकिन वही कांग्रेस भारत की आज़ादी के लिए एक बहुत शानदार मंच बनी थी। या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या जो इंडियन हिस्ट्री वाला टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे आप। उसी प्रकार से ये स्टेट्स जनरल जो है एक प्रतिनिधि सभा, एक आम सभा आगे फ्रांस की क्रांति के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। इसकी अंतिम बैठक इसको कब बुलाया गया था, 1614 में। देखिएगा 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, 89 में इसको फिर से बुलाया जाएगा। तो 1614 से लेकर के और 1789 तक देखिए कितना गैप है, इसके बीच में इसे कभी बुलाया ही नहीं गया। तो कितनी बुरी स्थिति थी। उसके बाद आती है पाल्मा। ये कौन सी संस्था थी, ये एक न्यायिक संस्था थी और उस समय इनकी संख्या थी 13। ये लुई 16 के समय की हम बात करेंगे। एक न्यायिक संस्था थी और
यही एकमात्र संस्था थी जो राजा पर नियंत्रण कर सकती थी, इसी के हाथ में था। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया है कि राजा इनको भी कुछ नहीं गिनता था, कुछ नहीं समझता था, वो अपने हिसाब से ही चलता था, तो इसका होना या ना होना एक बराबर था। लेकिन पालमा क्या थी? ये एक न्यायिक संस्था थी, यही थी जो ये राजा को नियंत्रण में कर सकती थी, लेकिन राजा इसकी बात नहीं मानता था। उसके बाद में हम महत्वपूर्ण एक राजा की बात करेंगे, लुई 14वां। लुई 14वां जो है ये 1651 में राजा बनता है। जब ये 5 साल का था लुई 14वां, तभी राजा बन जाता है। कम से कम बहुत लंबे समय तक ये राजा रहा है, 51 तक। और अगर सही संदर्भ में देखा जाए तो फ्रांस का चहुमुखी जो विकास हुआ है वो इस लुई 14वें के समय ही हुआ है। इसलिए उस समय के काल को लुई 14 का काल भी कहा जाता है, लुई 14वें का काल। तो इतना महत्वपूर्ण है। जैसे भारत के संदर्भ में देखें, जैसे महात्मा गांधी जी की 1915 में एंट्री हुई थी भारतीय राजनीति में, तो उसके बाद के कम से कम 25-30 साल को हम गांधी युग कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ लुई 14वें का काल कहा जाता है। युद्ध भी बहुत किए इसने, फ्रांस का विकास भी किया। इसका एक बहुत फेमस कोटेशन था कि मैं ही राजा हूँ। ये आपको ध्यान में रखना है कि यह कोटेशन किसका था? मैं ही राजा हूँ, तो लुई 14वें का था। अपने आप को ही ये सब कुछ मानता था। और इसने चांसलर, एक प्रकार से आप मान लीजिए प्रधानमंत्री मानिए, इसने अपना चांसलर भी नियुक्त नहीं किया किसी को। ये कहता था मुझे कोई चांसलर की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद सारा काम अपने आप करूँगा, और वास्तव में इसने किया भी। उसके बाद आता है लुई 15वां। लेकिन लुई 15 मैंने लिखा नहीं है क्योंकि कोई महत्वपूर्ण है नहीं है वो। लुई 15वां एक बहुत ही अयोग्य शासक था। मदिरा पीना और दूसरे गलत काम करना, बस यही उसका काम था। इसके अतिरिक्त उसी के समय फ्रांस की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसके बाद आता है लुई 16वां। जो 1789 की जो फ्रांस की क्रांति है वो सारी इस लुई 16वें के इर्द गिर्द ही चलेगी। बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट शासक है ये। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब फ्रांस की क्रांति होती है उस समय फ्रांस का सम्राट कौन था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो उस समय फ्रांस का शासक था लुई 16वां। 1774 में सत्ता संभालता है ये, और इसकी रानी थी मेरी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी ये। इसको ध्यान में रखना है आप। देखिए इन दोनों के व्यक्तित्व के बारे में मैं बता दूं। लुई 16वां जो है, इसको आपको शायद अब तक पता ना हो, ये एक बहुत ही ईमानदार शासक था। काम करने के प्रति ईमानदार था, मेहनती बहुत था। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी इसके अंदर। ईमानदार है, मेहनती है, अच्छा व्यक्ति है, कोई बुरी आदतें नहीं है। वो कमी ये है कि दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी इसमें। और ये दृढ़ इच्छा शक्ति जीवन में हर जगह लागू होती है, हम सब के लिए लागू होती है। हम कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो चाहे ईमानदार हैं, मेहनती हैं, लेकिन हमारे अंदर विल पावर नहीं है कि हम एक ठोस डिसीजन ले सकें, तो ये सब चीज़ों का महत्व कम हो जाता है। दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी। मेरी जो है ये बहुत ज़्यादा सुंदर थी, माइंड भी बहुत शानदार था इसका, लेकिन फिजूल खर्ची की आदतें थी, जिद्दी बहुत थी, अवगुण ज़्यादा था इसमें। इसलिए मेरी का प्रभाव इस लुई 16वें पर बहुत ज़्यादा था। इनके जो सामंतर दरबारी हैं और मेरी, ये सब मिलके जो भी लुई 16वें को कहते, ये आखिर में मान ही लेता था। तो यानी दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी थी। अगर ये थोड़ी बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर इसमें होती तो 100% ये है कि फ्रांस की क्रांति कभी होती ही नहीं। क्योंकि फ्रांस की क्रांति क्या इसके विरुद्ध थी? लुई 16वें के विरुद्ध बिल्कुल नहीं थी। राजा के विरुद्ध फ्रांस की क्रांति नहीं थी। अभी मैं आगे चर्चा करूंगा आपसे इसके बारे में। अब देखिए उसके बाद हम आते हैं कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे। तो देखिए उस समय फ्रांस के अंदर 3 वर्ग थे। हमें सबसे पहले वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है वो हमें देखनी पड़ेगी, वहीं से शुरुआत होगी। पहला था पादरी वर्ग, दूसरा था सामंती वर्ग, और तीसरा था जनसाधारण वर्ग। पादरी वर्ग को प्रथम एस्टेट कहा जाता था, सामंती वर्ग को सेकंड या द्वितीय एस्टेट कहा जाता था, और जनसाधारण को तृतीय एस्टेट कहा जाता था। इस जनसाधारण के अंदर जो भी मजदूर, किसान, ये सब व्यक्ति हैं, जो ये शिक्षित लोग, मध्यम वर्गीय लोग, ये सब किस में आते थे? ये जनसाधारण के अंदर ही आते थे। तो देखिए जो पादरी वर्ग है और सामंती वर्ग है, फ्रांस की कुल जनसंख्या में उस समय 1% ही इनका स्थान था। कितना? सिर्फ 1%।
और जबकि 99% किसका स्थान है? जनसाधारण का। लेकिन टैक्स देने के नाम पे और सबसे ज़्यादा पैसा भी किसके पास था? पादरी वर्ग और सामंती वर्ग। लेकिन जब टैक्स देने की बारी आएगी तो पहले और दूसरे इन दोनों वर्गों को टैक्स देने की छूट होती थी। कितना बड़ा और भयंकर अन्याय है ये जनसाधारण के साथ। ये तो टैक्स नहीं देंगे, इनको छूट है। जिनके पास वास्तव में पैसा है और जो आम जनता है, जो मज़दूर हैं, जो किसान हैं, 80% किसान हैं उस समय। इस जनसाधारण में भी 80% थे किसान, जिनकी ज़मीन या तो थी नहीं खुद की, और अगर खुद की थी तो इतनी कम थी कि इनका खुद का जो पेट ही पालन नहीं हो सकता था। तो इन पर इतने कर लाद दिए गए। देखिए हमारी 1857 की जो क्रांति है, सेम वही सिचुएशन हो रही है। यहाँ भी जो किसानों पे अत्याचार हुआ था, एक प्रकार से यहाँ भी इन्हीं पर अत्याचार हो रहा है। कोई सा भी देश हो, स्थितियाँ हमेशा क्रांति के लिए लगभग समान ही रहती है। जो हर क्रांति से पहले असंतोष होता है, उस असंतोष के बहुत बड़े कारण होते हैं, जिसमें से एक होता है टैक्स, ऋण, अन्याय, भेदभाव। किसान वर्ग, मजदूर वर्ग पे हमेशा अन्याय होगा और उनका नेतृत्व जो करेगा वो हमेशा मध्यम वर्ग, जो शिक्षित वर्ग होगा, वो हमेशा उनका नेतृत्व करेगा। चाहे कोई सी भी क्रांति हो, ये हमेशा यही चीज़ रहेगी। आप हिंदुस्तान की बात कीजिए, किसानों पे, मजदूरों पे, इन पे अत्याचार होता था, लेकिन इनका नेतृत्व किसने किया था? मध्यम वर्ग से ही निकले हुए नेताओं ने। महात्मा गांधी मध्यम वर्ग से निकले हुए व्यक्ति थे। तो नेतृत्व हमेशा शिक्षित वर्ग करेगा, मध्यम वर्ग करेगा। जैसे उस समय वैचारिक क्रांति का भारत के संदर्भ में किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद हो गए, और ये राजा राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस हो गए, स्वामी ये महर्षि दयानंद सरस्वती, भगत सिंह। इन लोगों ने अपने विचारों से लोगों को क्रांति के लिए जोश दिया, उनको मोटिवेट किया, प्रेरित किया। तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड कर से मुक्त थे, सारा कर थर्ड को देना पड़ता था। एक नाम आता है गैलिकिन चर्च। ये गैलिकिन क्या है? ये एक धार्मिक संस्था है चर्च की, इसके अलावा और कुछ नहीं है, आप इतना सा ध्यान में रखें। उसके बाद में देखिए वैचारिक क्रांति। मैं आपको ऊपर अभी जस्ट 1 मिनट पहले मैंने जो बातें रिपीट की है। फिलाजाइस क्या था? फ्रांस के जो दार्शनिक थे, फ्रांसीसी दार्शनिक, उनके समूह को, उनको फ्रांसीसी दार्शनिकों को कहा जाता था फिलाजाइस। मुख्य मुख्य नाम देखिएगा, वाल्टेर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो और दिदरो। बहुत महत्वपूर्ण है। वाल्टेयर के तो बहुत फेमस है, जो राजस्थान पत्रिका है उसमें एक लाइन हमेशा लिखी आती है ऊपर कि मैं चाहे आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपके विचार प्रकट करने के अधिकारों की रक्षा अवश्य करूँगा। ये आपने निश्चित रूप से पढ़ी होगी कभी ना कभी। ये इन्हीं वाल्टेयर की है। रूसो की बहुत फेमस बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविधा। नेपोलियन ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती। नेपोलियन का एक और कथन है फेमस है कि जो फ्रांस की क्रांति है वो राजा के विरुद्ध नहीं थी। ये जो कुलीन वर्ग है, सामंती वर्ग, मुख्य रूप से पादरी भी इसमें आप मान सकते हैं, सामंती वर्ग जो था मुख्य रूप से इनके विरुद्ध थी। इन दोनों को मिलाकर के आप कह सकते हैं कुलीन वर्ग। तो फ्रांस की क्रांति की राजा के विरुद्ध नहीं थी, फ्रांस की क्रांति इस कुलीन वर्ग के खिलाफ थी। लेकिन शिकार जो राजा है उसको होना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होगी। आर्थिक स्थिति उस समय फ्रांस की बहुत ख़राब हो चुकी थी, युद्धों के कारण, फालतू के युद्धों में उलझे हुए थे। प्लस वर्साई का महल, जो लुई 15 है उसने वर्साई का महल बनाना प्रारंभ किया था, महल बनाया था। और ये इतना सुंदर महल है, आप देखेंगे कि इतना सुंदर भी कोई महल हो सकता है। तो सारा खर्चा उधर जा रहा है। वो जनता के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, टैक्स पर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। असंतोष, यानी क्रांति का सबसे बड़ा कारण होता है असंतोष। जनता के अंदर जब जब असंतोष पनपेगा और अगर उसको सही मार्ग नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हमेशा विद्रोह होगा, क्रांति होगी। अब देखिए क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है। 5 मई 1789 को जो स्टेट्स जनरल है और पादरियों और सामंतों के लिए एक बैठक बुलाई जाती है। किसके? इस लुई 16वें के द्वारा वर्साई के महल में। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये हाँ, इससे पहले चुनाव होते हैं। चुनाव के जो स्टेट जनरल, जो प्रतिनिधि सभा है, इसके व्यक्ति चुन के आते हैं। लेकिन यहाँ पादरियों और जो सामंत है इनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आप इतना ही समझ लीजिए थोड़ा, हालांकि इसमें डिटेल में कई और भी चीज़ें हैं। इनको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। वोटिंग काउंटिंग है वो इनकी ज़्यादा मानी जाती थी, इनको महत्व कम दिया जाता था। हालांकि संख्या में ज़्यादा कौन थे? ये स्टेट जनरल वाले संख्या में ज़्यादा थे।
पादरियों सामंतों के लिए अलग से सभागार बनाया गया, जबकि इस एक ही सभागार के अंदर ये सभी व्यक्ति आ सकते थे। इनको ज़्यादा महत्व दिया गया और इन चीज़ों को लेकर के पहले ही दिन क्या हो गया, विवाद हो गया। और स्टेट्स जनरल को मैंने आपको बताया था कि अंतिम बार पहले कब बुलाया गया था, 1614 में। तो 1789 में से 1614 घटा के देखेगा कितने साल बाद में इसको बुलाया गया है। अब जब ये विवाद हुआ तो अब इस स्टेट्स जनरल ने क्या किया, ये दरअसल किसका प्रतिनिधित्व करती थी, ये जो जनसाधारण है इसी जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करती थी स्टेट्स जनरल। इन्होंने अपने आप को तीसरा स्टेट, तृतीय स्टेट कहने के स्थान पर यह कहा कि हम तो राष्ट्रीय सभा हैं, और अपने आप को इन लोगों ने राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। क्रांति के लिए एक आदर्श रूप से कहीं ना कहीं एक शुरुआत हो चुकी है। अब उन्होंने कहा कि हमें ये तीसरा स्टेट, थर्ड स्टेट ये कहना बंद करो, हम राष्ट्रीय सभा हैं और पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक आता है कि टेनिस कोर्ट की शपथ क्या थी। ये सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम। टेनिस कोर्ट कुछ नहीं है, टेनिस कोर्ट, टेनिस का खेल का मैदान होता है, उसको टेनिस कोर्ट कहा जाता है। दरअसल क्या हुआ था कि जो लुई 16वां है, इसने कहा कि एक राजसी सत्र बुलाना है, जैसे हमारी विधानसभा है, जैसे मान लीजिए जैसे ये वसुंधरा राजे जी सिंधिया हैं सीएम हमारे, अगर ये कोई सत्र बुलाना चाहिए कि विधानसभा का अब ये सत्र है, हम जानते हैं आपने संविधान में पढ़ा होगा सत्र होते हैं। तो सत्र की घोषणा की कब, कि 23 जून 1789 को इसका सत्र होगा। लेकिन 23 जून को तो होगा, 20 जून को ही उस सभागार के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए और ये कर दिया गया कि कोई भी जो है प्रतिनिधि सभा के जो व्यक्ति हैं वो बाहर नहीं जाएंगे। जब आप इस तरह से करेंगे तो इन लोगों में एक भय व्याप्त होगा कि क्या पता इनका इरादा क्या हो, ये हमें यहाँ पर बंदी बनाना चाहते हों। तब वहाँ पर पास में एक टेनिस कोर्ट था वर्साई के महल में ही, ये सभी व्यक्ति वहाँ गए और टेनिस कोर्ट जो था, टेनिस का मैदान, उसमें जाकर के, उस हॉल में जाकर के इन सभी लोगों ने सम्मेलन किया और शपथ ली। और वो शपथ किस चीज़ की थी, एकता की, कि हम सभी एक रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे, एक दूसरे की हमेशा सहायता करेंगे और जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता हम अपना प्रयास इसी तरह करते रहेंगे। हेज में है, हेज ने एक चीज़ कही थी कि टेनिस कोर्ट की जो शपथ है, दरअसल वास्तविक फ्रांस की क्रांति का जो आगाज़ है वो इसी टेनिस कोर्ट की शपथ से होता है। ये हेज का एक कोटेशन है, ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए मैंने आपको इसमें बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, आप कितना ग्रहण करते हैं ये आप पर है। इस चीज़ को बार बार आपको देखिएगा। फ्रांस की क्रांति से आए हुए मोस्ट क्वेश्चन है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। और ये फ्रांस की क्रांति का पहला पार्ट था, मैंने इसको जितना शॉर्ट कर सकता था उतनी कोशिश की है, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता और आपको भी इससे ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। आप पूरा वीडियो देखिए और मुझे 100% मेरा वादा है आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेकंड ग्रेड का इससे बाहर नहीं जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट और है, ये इतना ही नहीं है। अभी तो टेनिस कोर्ट की शपथ है और अभी क्रांति होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे और आप इसका रिवीजन कीजिए। तब तक बार बार इसको देखिएगा और प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये बात मैं आपको पहले ही कहता हूँ। वीडियो का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप इसको पूरा देखते हैं और अच्छे से देखते हैं। और अगर आप इनके नोट्स भी बनाएं, इनको नोट डाउन करें शॉर्ट में, तो और भी बेहतर है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।